नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। ये फंड बिल्कुल नया आया है मार्केट में और एक थीम को लेकर के आया है। किस तरीके से ये अपने निवेश करें, क्या होगा, ये सब बातचीत करेंगे। और उस फंड का नाम है वाइट ओक कैपिटल का फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, जो कि एक बहुत ही राइजिंग इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में और अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे लोग अभी क्वालिटी हेल्थ केयर से बहुत दूर हैं। लेकिन जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो होती है, मिडिल क्लास बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो हेल्थ केयर की तरफ लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं। और जैसे पहले तो क्या होता है, जब कोई बीमार होता है तभी जाके वो टेस्ट कराता है, लेकिन फिर लोग जब थोड़ा सा पैसे आ जाते हैं तो उनको समझ आता है कि हर 6 महीने में एक बार बेसिक टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए। तो इसलिए हेल्थ केयर काफ़ी राइजिंग सेक्टर में कह रहा था और इकॉनमी के साथ ही और बढ़ता है। बातचीत करेंगे इसके फंड मैनेजर धीरेश पाठक से। लंबा अनुभव इनके साथ और एक नया पर्सपेक्टिव हम लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चूंकि सेक्टोरल फंड है, इसमें बहुत सारे रिस्क अलाइंड होते हैं, इन सब पे बातचीत होगी। धीरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। बधाई आपको पहले तो। थैंक यू फॉर योर वेल विशेस और मेरे को शो पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम लोग बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंड क्या है, इसमें कहाँ आप निवेश करेंगे, किस किस चीज़ करेंगे। लेकिन एक कमेंट मुझे आपका ओवरऑल मार्केट पे चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत तेज़ी है मार्केट में, अलग अलग सेक्टर्स में तेज़ी है। पॉलिसी का कुछ भी हो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूएस में कुछ हो तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो एज ए फंड मैनेजर इस वक्त मार्केट पे आपका अप्रोच क्या है? देखिए, मार्केट पे हमारा हमेशा से वाइट ओक का ये फिलॉसफी रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट क्या करेगा ये कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और लॉन्ग टर्म में क्या करेगा उस पे हमारा थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन आ सकता है। और वो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे अर्निंग्स लिंक्ड है और उस अर्निंग से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लिंक्ड हैं और वो लो टीन्स में ग्रोथ आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट अच्छा कर रहा है, फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या करेगा वो कह पाना बहुत ही मुश्किल बहुत ही नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डायलॉग है आपका या डॉन फिल्म। तो 7% की ग्रोथ प्रोजेक्शन है आरबीआई की और 4.5% इन्फ्लेशन, यानी 11.5% तो मिनिमम रिटर्न बनना चाहिए और ये बहुत कंजर्वेटिव है, तो इससे ऊपर के साइड में जाना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं आप? करेक्ट। तो किसी भी इकोनॉमी में देखेंगे आप, नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है उससे लिंक्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रहते हैं। और इंडिया में भी आप लॉन्ग टर्म डेटा देखेंगे अगर, तो जो नॉमिनल जीडीपी है प्लस जो डिविडेंड यील्ड है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का। और लॉन्गर टर्म में मल्टीपल्स कम मैटर करते हैं, इस करके लॉन्गर टर्म कह पाना कि अर्निंग्स कैगर इतना आएगा वो ज्यादा आसान होता है। और शॉर्ट टर्म में तो आपको पता ही है कि मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से मल्टीपल्स मूव करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में कह पाना कि मार्केट क्या करेगा वो बहुत ही मुश्किल है। करेक्ट। चलिए बातचीत करते हैं फंड के लिए। फार्मा और हेल्थ केयर फंड है। ये फंड लाने के लिए आपने इस वक्त सोचा, उसके पीछे का प्रेमाइस क्या है? देखिए, इसमें हमने टाइम नहीं कर पाते हैं हम फंड कब लॉन्च होगा, बिकॉज अप्रूवल प्रोसेस और उस सब में बहुत टाइम चला जाता है। तो आप कभी भी परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते और ना हमने इसको टाइम करने की कोशिश की है। हमको लगता है कुछ सेक्टर्स और कुछ थीम्स ऐसे हैं जो डेकेडल थीम्स हैं। तो हम वो वाले जो शॉर्ट टर्म थीम्स हैं कि अभी आज हवा इधर चल रही है, कभी कल हवा उधर चलेगी नहीं चलेगी, कमोडिटी टाइप्स जो थीम्स हैं वो हम नहीं लेके आने वाले हैं। हम वो थीम्स लेके आने वाले हैं जो हमें लग रहा है कि मल्टी डेकेड्स थीम है। तो उसमें हमको लगता है कि फार्मा एंड हेल्थ केयर एक मल्टी डेकेड थीम है, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड है। आप देखेंगे किसी भी इकोनॉमी में जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें अगर एक हेल्थ केयर कंजम्पशन देखेंगे एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, वो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसका शेयर बढ़ता ही रहता है। तो अब ये इंडिया में अगर आप देखिए, इंडिया में उसका शेयर हेल्थ केयर कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज ओनली 3%, 3.3%। कोई भी आप अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी लें या डेवलपिंग इकोनॉमी लें, जैसे यूएस देखें उसमें वो 17% है, चाइना में भी काफी हाई है, ब्राजील में भी 10% है, इंडिया में काफी कम है। तो हमारा ये मानना है और ये काफी अच्छा ग्लोबल प्रेसिडेंस है कि भाई जैसे जैसे कंट्री तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने नजदीकियों के लिए, उनके लिए अच्छा हेल्थ केयर आउटकम चाहते हैं। कोई हेल्थ केयर और एजुकेशन में ये नहीं बोलता है कि मेरे को आप सस्ती चीज दिखाओ, वो ये बोलता है कि मेरे को आप बेस्ट आउटकम दो
और जितना वो अफोर्ड कर सकता है, और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती है जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है या इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता है, जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है वैसे वैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। तो ये क्लियर प्रेसिडेंस है कि जैसे इकोनॉमी डेवलप करेगी, नॉमिनल जीडीपी से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। एवरीबडी, हर कोई कह रहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा दुनिया का, तो वो तो क्लियर हमने को पता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर रहा है। दूसरा हमको पता है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर विल ग्रो फास्टर देन द नॉमिनल जीडीपी। एंड देन इफ यू सी, इस सेक्टर में इतनी अच्छी कंपनीज हैं अक्रॉस डिफरेंट सब सेगमेंट्स कि हमको उसमें बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स मिल जाता है, जहां पे हम अपने अच्छी पसंदीदा कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ग्रोथ कैप्चर कर सकती हैं जो सेक्टर में आ रही है। तो इस करके ये सेक्टर हमको लगता है कि काफी अच्छा करेगा। अगर आप देखिए लंबे टाइम में भी, पिछले 15 साल में आप देखिए, पिछले 18 साल में आप देखिए, जो बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स है उसने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। अगर पिछले 15 साल का आप डेटा देखेंगे तो द सेक्टर बीएससी हेल्थ केयर हैज आउट परफॉर्म्ड द ब्रॉडर मार्केट बाय अबाउट 120 बेसिस पॉइंट्स। तो एक तो सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, दूसरा इसका बहुत अच्छा फायदा ये है हेल्थ केयर का कि इसकी कोरिलेशन ब्रॉडर मार्केट से बहुत कम है। तो आप 3 ईयर अगर रिटर्न्स का कोरिलेशन देखेंगे तो 0.3% के आसपास कुछ कोरिलेशन आती है। तो उसका फायदा ये होता है कि ये आपको पोर्टफोलियो में एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ में जिंदगी में वर्क और लाइफ बैलेंस चाहिए, तो वैसे ही इस किसी भी पोर्टफोलियो में आपको एक बैलेंस चाहिए। तो ये बिकॉज इट इज इतना अनकोरिलेटेड है या लेस कोरिलेटेड है ब्रॉडर मार्केट से इसके रिटर्न, ये आपको एक पोर्टफोलियो में अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो ना तो एक तो बैलेंस ही प्रोवाइड करता है, दूसरा ब्रॉडर मार्केट को ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो इस करके हेल्थ केयर मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा डेकेडल थीम है। वेल एक्सप्लेन। वैसे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपको आजकल फार्मा में उन सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग वर्क लाइफ बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि एक फार्मा फंड भी ले लें। अच्छा, मैं काफी सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया नीरज जी। मैं एक जो अपने एमएफडीज वगैरह हैं उनसे बात कर रहा था, तो बोल रहे थे, हमारी ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो हम बोले थे कि देखिए हेल्थ केयर इन्फ्लेशन हर कोई एक्सपीरियंस करता है कि भाई अभी हम गए डॉक्टर के पास, फीस थी 2000 रुपए की, फिर 3000 रुपए बढ़ गई, एकदम से 1000 रुपए बढ़ा दी। तो मेडिकल इन्फ्लेशन तो रियलिटी है, और वहां पे आप ये भी नहीं बोल सकते भाई कुछ सस्ता लगा लो जो वो बिल बोलता है वो आपको करना पड़ता है। तो मेडिकल इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आदमी क्या करेगा? एक तो है कि भाई आप अपना ध्यान रखिए, बीमार मत पड़िए। दूसरा है अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दीजिए। तीसरा है मैं बोलूंगा कि आप हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कंपनी कमाएंगे एटलीस्ट आपका भी कुछ वेल्थ क्रिएट होगा। तो 3 चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे लोग लाइटर नोट में कहते हैं कि इस वाली कोई बहुत प्रीमियम, बहुत अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो साथ में उसका शेयर भी खरीद लीजिए, तो आपका रिटर्न बना देगा उधर। खैर, इससे पहले कि हम और इसको डिटेल में समझें इस फंड के बारे में, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये रेस कर लिए, तो कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्टमेंट का वो ब्रेकअप बताइए। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स है उसमें हमने अलग अलग सब सेगमेंट्स कह लिया मार्केट की। तो उसमें एक है डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज, जैसे बड़ी कंपनीज जो दवाइयां बेचती हैं, ना कि इंडिया में बल्कि दुनिया में भी दवाइयां बेचती है, और इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वो करती हैं। तो ऑलमोस्ट 50% आप देखेंगे वो इंडेक्स उन डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो अलग, उसके बाद जो अगला बड़ा सेगमेंट है वो है हॉस्पिटल का। तो 20% ऑफ बीएससी हेल्थ केयर फिर हॉस्पिटल्स में है। उसके बाद अलग सब सेगमेंट्स आता है एपीआई कंपनीज और क्रैम कंपनीज, एंड देन देयर आर डायग्नोस्टिक कंपनीज, एंड देन डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये डिफरेंट सब सेगमेंट्स हैं। फिर इसमें मेडिकल डायग्नोस्टिक मैंने बात किया, फिर मेडिकल इक्विपमेंट टाइप की कंपनीज भी आ रही हैं। तो ये ब्रॉडर सब सेगमेंट्स हैं सेक्टर की। तो हमारा फिलॉसफी ऐसा है नीरज जी कि हमको ये देखना है कि अच्छी कंपनी जहां भी मिले हम उसको इवेल्युएट करेंगे, और अगर हमारे वैल्यूएशन फ्रेमवर्क में वो बैठ रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हमारा ये टॉप डाउन अप्रोच कभी भी नहीं रहता है कि हमको हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना है या हमको डायग्नोस्टिक में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप देखेंगे फार्मा में अक्रॉस ऑल दीज सब सेगमेंट, इन सारे सब सेगमेंट्स में अच्छी कंपनीज हैं और सभी में हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन्वेस्ट करने की। तो ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, बॉटम अप पोर्टफोलियो रहेगा। अप्रोच यही है कि अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, और वाइटो की फिलॉसफी भी है, उसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम अच्छी कंपनी जब हम बोलते हैं तो हमारा क्या मतलब है। तो वो उस लेंस से हम फिल्टर करेंगे कंपनीज
बट हम वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं लेंगे कि हमको पोर्टफोलियो हॉस्पिटल हैवी बनाना है या हमको पोर्टफोलियो डायग्नोस्टिक, या हमको लग रहा है कि यूएस जेनरिक्स में तेजी हो रही है तो हमको यूएस जेनरिक वाला टॉप डाउन अप्रोच लेना है। हमारा वो नहीं रहेगा। हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हमको एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए, हमको अच्छी कंपनीज चाहिए, हमको अच्छे वैल्यूएशन पे चाहिए। रिटर्न हैवी पोर्टफोलियो बनाना बेसिकली, हाँ जी। है ना, जहाँ ज़्यादा रिटर्न बने, यही होना ही चाहिए भाई। जिधर रिटर्न ज़्यादा बन रहा है उधर बनाया जाएगा। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि एपीआई में जाएंगे या प्लेटफॉर्म कंपनी में जाएंगे या हॉस्पिटल्स में जाएंगे। ये सेक्टर अभी मैं ये कहूँगा कि नेसेंट स्टेज में, अभी बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसको एफएमसीजी की तरीके से देखना चाहिए? अब तो डेली यूज़ में लोग ऐसा इसको ले रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि एफएमसीजी जैसा हो गया है ये। करेक्ट। तो देखिए, जो इंडिया का जो मार्केट है, जब फार्मा की बात करते हैं उसमें लोग बोलते हैं कि इंडिया मार्केट ब्रांडेड जेनरिक मार्केट है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो एक ब्रांड का नाम लिखता है, और वो जब आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो वही प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट ऑनर करता है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करता है। तो इस करके द मार्केट को बोला जाता है कि ब्रांडेड जेनरिक मार्केट है। और वो उसको प्रमोट करने के लिए जो फार्मा कंपनी है वो एक फील्ड फोर्स बनाती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, डॉक्टर को जाके डिटेलिंग करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और वो ब्रांड एक्विटी डॉक्टर के साथ बनाती हैं, और कुछ ब्रांड एक्विटी वो कंज्यूमर के साथ भी बनाती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ओटीसी हो जाते हैं, तो जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली जाके मेडिकल शॉप में काउंटर पे ले सकते हैं। तो एक वो मार्केट भी है। और एक मार्केट है जो आप क्रोनिक दवाइयों का, जहाँ पे आप दवाइयाँ जैसे बीपी की दवाई है या डायबिटीज की दवाई है आप ले जा रहे हैं, तो आप वही पर्चा बार बार जाके केमिस्ट की शॉप पे दे रहे हैं, और आपको भी याद हो गया आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, और आप भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो नेचर है मार्केट का, ये काफी डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे, जैसे यूएस का एग्जाम्पल लें, वहां पे है जेनरिक मार्केट। वहां पे डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, वो जाके अगर केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे, बेस्ड ऑन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो वहां पे आप ब्रांड नहीं बना सकते, इंडिया में आप ब्रांड बना सकते हो। तो इसलिए लोग इसको एफएमसीजी से भी कंपेयर करते हैं, बट थोड़े अलग अलग न्यूएंसेस हैं। एफएमसीजी में आप ब्रांड डायरेक्टली इंडिविजुअल कंज्यूमर के माइंड में बनाते हैं, यहाँ पे आपको दोनों तरीके से बनाना होता है। आपको डॉक्टर के माइंड में ज्यादा बनाना है ब्रांड, और अगर वो ओटीसी है तो कंज्यूमर के माइंड में बनाना है। बट कुछ सिमिलैरिटीज हैं इसकी एफएमसीजी के साथ। ये सिमिलैरिटी ये है कि इसमें मार्केट शेयर लेने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मार्केट शेयर एक बार मिल जाए आपको तो काफी स्टेबल मिल जाता है मार्केट शेयर, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं आती है। सिर्फ प्राइस तोड़ के आप मार्केट शेयर नहीं गेन कर सकते, एक ब्रांड बनानी पड़ती है। तो इस करके इसमें एफएमसीजी टाइप कुछ सिमिलैरिटीज। धीरेश, एक सेक्टोरल चूंकि फंड है तो इसलिए वो रिस्क की बात करना ज़रूरी है। जैसे आप एपीआई ले लीजिए या रिसर्च की कंपनी ले लीजिए, या फिर आप बड़े केमिकल स्पेशलिटी केमिकल ले लीजिए, इन सब का ग्लोबल एक्सपोजर होता है। तो कभी यूएसएफडीए का एक रिस्क, जो डोमेस्टिक हॉस्पिटल चेन्स हैं या मेडिकल स्टोर वाली चेन्स हैं, इनके लिए ड्रग इंस्पेक्टर का एक डर बना रहता है। अभी हाल में कंपनी के 10-12 लाइसेंस दन रोज कैंसिल हुए थे। ये एक बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है, और कभी भी सरकार आके दाम भी कम करने लगती है अचानक। ये सब आप लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखेंगे इसको कि नज़र बनी रहे इस पर? सो ये पार्ट आता है रेगुलेटरी रिस्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीरज जी, जैसे आपने कहा, इसको एनालाइज करना और स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए, इक्विटी मार्केट में रिस्क तो रहेगा, तो रिस्क को आप स्टडी कर लीजिए और फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हुए इन्वेस्ट करिए। तो इसमें जैसे आपने 2 रिस्क की बात करी, एक तो हो गया कि एफडीए रिस्क फ्रॉम अ प्लांट कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें आप देखेंगे कि देखिए, मीडिया में या न्यूज में काफी सेंसेशनलाइज करके कई बार डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे इंडियन कंपनीज, यूएस का जो इतना प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें इंडियन कंपनीज हैव बीन कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। और वो इसलिए गेन कर रही हैं कि इंडियन कंपनीज कॉम्पिटिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्कीम मिल रही है या कोई इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा, बट जस्ट बिकॉज हम इंडियन कंपनीज काफी प्राइस कॉम्पिटिटिव हैं और वो मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। यूएस, आप देखेंगे यूएस के बाहर सबसे ज्यादा एफडीए अप्रूव प्लांट्स इंडिया में है। ऑलमोस्ट 51% मार्केट शेयर है हमारे पास न्यू एएनडीए अप्रूवल्स का। एएनडीए वो फाइल होती है जो यूएस में अगर आपको ड्रग लॉन्च करना है तो उसकी फाइल को आप एएनडीए बोलते हैं। और अब देखेंगे कि इंडियन कंपनीज नाउ हैव अभी करीब
50% के आसपास यूएस जेनरिक में इंडियन कंपनीज का वॉल्यूम मार्केट शेयर है। 10 साल पहले कुछ ये शायद 10% भी नहीं हुआ करता था। कंसिस्टेंटली एक लाइन में आप देखेंगे मार्केट शेयर गेन कर रखा है। तो जब इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर हो गया है यूएस में जेनरिक में, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्लांट्स यूएस के बाहर इंडिया में ही हैं, एफडी अप्रूव प्लांट्स, तो सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन इंडिया में ही होंगे और कुछ इंस्पेक्शंस खराब जाएंगे, उसमें आपको एक वार्निंग लेटर भी मिल सकता है, आपको ऑब्जर्वेशन भी मिल सकती है, आपको इम्पोर्ट लेटर भी मिल सकता है। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज इससे इम्पैक्ट होती हैं, बट इसमें क्या होता है नीरज जी की जो एफडीए है, यूएस एफडीए, वो भी हर, ऐसा नहीं है कि जो एक स्टैंडर्ड है उसने एक बना दिया और हमेशा वही स्टैंडर्ड रहेंगे। उसके स्टैंडर्ड भी ओवर टाइम इवॉल्व होते रहते हैं और वो और स्ट्रिक्ट होता रहता है। तो हर कंपनी को उस जर्नी में अपने को इवॉल्व करना है, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है। जो कंपनीज वो कर पाती हैं वो ठीक रहती हैं, जो कंपनीज नहीं कर पाती हैं उनके स्पेसिफिक प्लांट्स में ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फिर वो उनको रेक्टिफाई करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनीज एज अ कलेक्टिवली आर डूइंग अ बैड जॉब इन द यूएस मार्केट, बट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो उसमें एज एन इन्वेस्टर हमको ये एनालाइज करना है कि भाई इस कंपनी का कौन सा प्लांट इंपैक्टेड है, अगर है उस कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है टू कम आउट ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस, अगर ऑब्जर्वेशंस आते हैं, और अगर आ भी गए ऑब्जर्वेशंस तो उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस पे, एग्जिस्टिंग सेल्स पे या आने वाले ड्रग अप्रूवल्स पे, और वो अप्रोप्रिएटली अगर मार्केट में प्राइस्ड इन है तो क्या अच्छी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन रही है उस भाव पे। तो ये हमारा काम है इवैल्यूएट करना। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद समझेंगे कि फार्मा फंड में या फार्मा सेक्टर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। बातचीत कर रहे हैं व्हाइट ओक कैपिटल के फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में, इसके फंड मैनेजर धीरेश पाठक से। फार्मा चूंकि केमिकल बेस्ड सेक्टर है पूरा, और इसमें एक सिक्लिकल नेचर भी है, तो वो भी एक रिस्क रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े डाउन साइकिल में चला गया तो बहुत लंबे समय तक फिर वो सेक्टर में बहुत नॉर्मल रिटर्न बन रहे हैं, अचानक से बूम आ गया तो फिर तोड़ फोड़ रिटर्न बनते हैं। ये सब आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए नीरज जी, हमको तो लगता है कि ये एक्टिव फंड मैनेजमेंट के लिए इससे अच्छा सेक्टर नहीं है। क्योंकि ये सेक्टर इतना हेट्रोजीनियस है कि इसमें, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं होमोजीनियस सेक्टर का, तो आप बोलेंगे, मैं आपको कहूंगा कि जो सीमेंट है वो एक होमोजीनियस सेक्टर है। होमोजीनियस इन द सेंस कि एक सिंगल इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, वो है सीमेंट प्राइस। तो अगर नॉर्थ में सीमेंट प्राइस, सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स ऐसा है कि सीमेंट प्राइस बढ़ रही है, तो नॉर्थ के सारे ही सीमेंट प्लांट अच्छा करेंगे, बस वो एक सिंगल इंपॉर्टेंट ड्राइवर है सबकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। एंड ये सारी कमोडिटीज के लिए जनरली वही लागू रहता है। उनको होमोजीनियस सेक्टर बोला जाता है कि राइजिंग टाइड सारी बोट को एक साथ ऊपर उठा देता है। बट फार्मा में आप देखेंगे ऐसा नहीं है। अगर यूएस जेनरिक भी अच्छा कर रहा है एज अ बकेट, तब भी अगर आपका प्लांट इंपैक्टेड है, आप अच्छा नहीं करोगे। आपका अगर वो फाइल अच्छे से आपने नहीं डॉसियर फाइल किया है यूएस एफडीए को, आपको अप्रूवल नहीं आएगा, और उनको अप्रूवल आ जाएगा उस मॉलिक्यूल में। तो आपको बहुत कंपनी स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप एग्जांपल लीजिए एपीआई और क्रैम कंपनीज का, तो ऐसा नहीं है कि सारी अगर क्रैम्स है तो सारी क्रैम कंपनीज एक साथ अच्छा करेंगी। वो डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में आप किस इनोवेटर कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वो पोर्टफोलियो में क्लिनिकल सक्सेस आ रही है, आपके मॉलिक्यूल्स फेज 1 फेज 2 फेज 3 में मूव कर रहे हैं, फेज 3 से उसको एफडीए ने कमर्शियल अप्रूवल दिया, तो वो बहुत ही इंडिविजुअल कंपनी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। देयर इज नो कॉमन टाइड लिफ्टिंग ऑल बोट्स काइंड ऑफ सिनेरियो। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक अच्छी एक्सपीरियंस्ड रिसर्च टीम बैठाएं, तो व्हाइट ओक में आप देखेंगे हमारे पास 40 से ऊपर हमारी रिसर्च टीम है, जो 30 इंडिया में लोग बैठते हैं, बाहर लोग बैठते हैं हमारे सिंगापुर ऑफिस में, और फार्मा एंड केमिकल में हम 5 लोगों की टीम है। कई आप हाउसेस देखेंगे वहां पे 5 लोग कुल सारे सेक्टर कवर कर रहे होते हैं। व्हाइट ओक में 5 लोग फार्मा और केमिकल कवर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना हेट्रोजीनियस सेक्टर है, हर कंपनी को डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको रिसोर्सेज बैठाने पड़ेंगे। तो मेरा आप देखिए 16 साल का एक्सपीरियंस है फार्मा और केमिकल में। मेरा कलीग है मनोज गर्ग जो सिंगापुर में बैठते हैं, उनका 27 साल का एक्सपीरियंस है फार्मा और केमिकल में। तो 2 हम सीनियर लोग हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा 3 और जूनियर लोग हैं हमारी टीम में। तो ये इतना रिसोर्सेज बैठाने का लॉजिक यही है कि एक्टिव फंड मैनेजर में हम वो हेट्रोजिनिटी को एक्सप्लॉइट करें और अल्फा जनरेट कर पाए। परफेक्ट, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन सेक्टर है। हम लोग भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। मेरे एक मित्र हैं अजय शर्मा, जो XCLS से है, वो भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने फार्मा कवर किया, तो वो उनसे थोड़ा थोड़ा मैं ज्ञान लेता रहता था बीच बीच में, तो वो समझाते थे। अरे एक छोटा सा जवाब और चाहिए आपसे।
हॉस्पिटल जो अपने देश की चेन है, हॉस्पिटल सेक्टर, उसमें एक चीज़ मुझे लगती है कि बहुत लोकलाइज होते हैं, क्योंकि वो दूसरे इलाके में जाके ब्रांड बिल्ड करना टफ है, इसलिए वो अपने करंट हॉस्पिटल में ही और कमरे बढ़ा ले तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्या ऐसी कंपनियां अब भारत में बन गई जो इस चीज़ से बाहर निकल पा रही हो? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है नीरज जी आपका। इसमें आप देखिए कि सिंपल आप देखिए कि जो स्कूल है और हॉस्पिटल है उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। आपके घर के पास अगर नया मॉल खुलेगा या नया फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खुलेगा, आप सब घर वाले बोलेंगे चलो ट्राई करके आते हैं। कोई नया स्कूल खुलेगा या नया हॉस्पिटल बोलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि नया स्कूल ट्राई करते हैं हमारे बच्चों के लिए या नया हॉस्पिटल ट्राई करते हैं। तो वो जो आपने बात बोली बहुत सही बोली कि पीपल उसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, उसी स्कूल में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो गए थे, वो जाते रहे थे और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा और वहीं जाना चाहते हैं। तो ये ब्रांड बिल्डिंग एक सर्विस सेक्टर है हॉस्पिटल, और लोगों की लाइफ स्टेक पे है, तो इस करके ब्रांड बनाना बड़ा मुश्किल है, और अगर ब्रांड बन जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक मोट है। बट इसमें भी आप देखिए तो लोकल कैचमेंट एरिया में आप अपने एडजेसेंट मार्केट में हम देख रहे हैं कंपनीज एक्सपैंड करती जा रही हैं। बट आप देखेंगे हॉस्पिटल में जो आपने बात कही नीरज जी, वो सबसे अच्छी बात कही कि ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से अच्छा कोई एक्सपेंशन नहीं है हॉस्पिटल में। बिकॉज ब्राउनफील्ड में क्या होता है, ऑलरेडी वहां पे डिमांड आपके गेट पे होती है जो आप मीट नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे ही आप ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करते हैं, वो एक जेस्टेशन पीरियड जो होता है कि 2 साल में ब्रेक इवन, 3 साल में मैच्योरिटी, वो आपको नहीं करना पड़ता है। आपका 1 महीने में या 6 महीने में ही वो पीक प्रॉफिटेबिलिटी रीच हो जाती है ब्राउनफील्ड पोटेंशियल में, तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल वाइज से बहुत अच्छा हो जाता है। परफेक्ट। इसीलिए आप देखिए कि हर बड़े हॉस्पिटल के आसपास बड़ी ज़मीन खाली रखते हैं वो लोग एक्सपेंड करने के लिए। अगर उसके अगल बगल आपकी ज़मीन है तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि वो है। लेकिन इसका एक छोटा सा धीरे एंटीथीसिस भी है। जैसे डॉक्टर का नाम बहुत बड़ा हो गया, जिसका एग्जांपल आपने दिया, जो वो डॉक्टर साहब कहीं भी खोलेंगे ना तो उनके यहाँ लाइन लगेगी। अब मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ, आप भी नहीं ले सकते, लेकिन लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो कहीं भी खोलेंगे, अरे यार उनका हॉस्पिटल यहाँ खुल गया ना, लेट्स गो। तो ये भी एक खैर होता है, ये इस कन्वेंशनल नॉलेज का एंटीथीसिस है। बहरहाल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत डिटेल में आपने इस फार्मा सेक्टर को समझाया, और यही इस शो का उद्देश्य है कि फंड मैनेजर को समझ लें तो फंड को भी समझ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी, मेरे को बुलाने का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो अगले हफ्ते एक और नए फंड और एक और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।